नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है पटवारी के सीक्रेट सिपाही। कौन है पटवारी जी के सीक्रेट सिपाही? क्या कोई इंटेलिजेंस एजेंसी हायर कर ली है पटवारी जी ने? क्या है मसला साहब? बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो चलिए इसको समझने के लिए पहले तो देखेंगे ये रिपोर्ट और फिर चलेंगे डिबेट की तरफ। कांग्रेस पार्टी में नेताओं की कमी नहीं है। डिस्ट्रिक्ट लेवल, ब्लॉक लेवल, सीनियर लेवल नेता हैं, बब्बर शेर हैं, मगर पीछे से चेन लगी हुई है और बब्बर शेर बंधे हुए हैं सब। गुजरात में राहुल गांधी ने पार्टी से गद्दारी करने वालों को पार्टी से बाहर निकालने की बात जैसे ही कही, उसका इम्पैक्ट मध्य प्रदेश में नजर आने लगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के गृह जिले इंदौर में तो ऐसे नेताओं की लिस्ट भी तैयार हो रही है जो पार्टी की अंदरूनी जानकारी बीजेपी के नेताओं से शेयर करते हैं। जीतू पटवारी की खुफिया विंग काम में जुटी कर रही है पार्टी के जय चंदों की तलाश। फूल छाप कांग्रेसियों की खंगाल रहे हैं कुंडली। सोशल मीडिया अकाउंट्स पर नजर, बाकी गतिविधियों पर भी पार्टी दे रही है ध्यान। पार्टी को अब गद्दारी बर्दाश्त नहीं। पिछले दिनों इंदौर में बीजेपी ने कराई कुश्ती प्रतियोगिता, जिसमें शामिल थे पूर्व कांग्रेस शहर अध्यक्ष विनय बाकलीवाल। पीसीसी चीफ पटवारी को भेजी गई जानकारी। अब पटवारी के सीक्रेट सिपाही जुटा रहे हैं डेटा। कांग्रेस का कहना है कि ऐसे नेताओं के खिलाफ पार्टी बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में है। वहीं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं का नेतृत्व से विश्वास उठ चुका है। राहुल गांधी ने जैसे आशंका जाहिर करी, कुछ न्यूनतम कार्यकर्ता, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, कुछ न्यूनतम कार्यकर्ता ऐसे हो सकते हैं जो कांग्रेस में रहकर भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहे हैं, फूल छाप कांग्रेसी हैं। निश्चित रूप से प्रदेश अध्यक्ष जी के संज्ञान में सब प्रमाण अगर इनके चेहरे लाए जाएंगे, उन पर उचित कार्रवाई की जाएगी। तो लगातार जो कांग्रेस के तुष्टीकरण की नीतियां, उससे भी बड़े लोग दुखी हैं। तो कई लोग कांग्रेस को अभी भी टाटा बाय करने की तैयारी में दबे चुबे वो कार्यक्रमों में भी आते हैं और सोचते भी हैं कि समय आने पर वो जल्दी से कांग्रेस को टाटा बाय बाय करें। बड़ी संख्या में पलायन हो चुका है। अभी भी कई नेता लिस्ट में, अब तो राहुल गांधी ने भी स्वीकार लिया, मध्य प्रदेश में सज्जन वर्मा ने भी स्वीकार लिया। कांग्रेस का फूल छाप कांग्रेसी ढूंढो अभियान कितना असर डालेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस फॉर्मूले से पीसीसी चीफ जीतू पटवारी को पार्टी के जयचंदों की कुंडली खंगालने का रास्ता जरूर मिल गया है। एक दौर था जब दूरदर्शन पर एक सीरियल आता था कॉमेडी का, जैसे अभी आप निजी टेलीविजन चैनल पर कपिल का कॉमेडी शो देखते हैं। ये जसपाल भट्टी साहब का शो होता था, बड़ा मकबूल होता था। और जसपाल भट्टी साहब अपने ख़ास अंदाज में पंजाबी लहजा उनका होता था। और जी मेरे यहाँ इनकम टैक्स की रेड क्यों नहीं पड़ी जी? वो मोहल्ले में सब मेरी थू कर रहे हैं जी। वो इनकम टैक्स की रेड पड़ेगी तो इज्जत बढ़ती है। और लोग हंसते थे। उसी दौर में किसी समीक्षक ने लिखा था कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होता है कि जब व्यंग भी आपको हंसाए, चुभे नहीं। व्यंग वो चीज़ होती है जो थोड़ी सी मुस्कान तो लाता है, लेकिन वो बहुत तकलीफ से भरी होती है। आपके होठों पे कहीं एक मुस्कान आती है कि जीप पर सवार इल्लियां, शरद जोशी जी का व्यंग, या हरिशंकर परसाई जी का व्यंग, या आपके चेहरे पर थोड़ी सी हंसी तो लाता है, लेकिन उसके साथ ढेर सारी चिंता और चुनौती भी पैदा करता है। राहुल गांधी जब कह रहे थे कि हमारे बब्बर शेर जंजीरों में बंधे हैं, तो वहां बैठे कांग्रेस कार्यकर्ता हंस रहे थे, जैसे कपिल साहब शर्मा जी का कोई शो चला। ये अंतर है समाज, सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, सभी तरफ। आज पूरा समाज जिन चीज़ों पे हमें दुखी होना चाहिए उस पे हम हंसते हैं। खैर, ये दर्शन की एक अलग बात हो गई। लौटते हैं कांग्रेस के खुफिया एजेंटों की तरफ। बंसल न्यूज़ के जो सवाल हैं वो देखिए। क्या अभी भी गद्दारों की चुनौती से जूझ रही है मध्य प्रदेश कांग्रेस? क्या पटवारी के सीक्रेट सिपाही जय चंदों का पता लगा पाएंगे? हमारी जेल में सुरंग कहाँ है, ये पता लगाने का काम करेंगे ये सीक्रेट सिपाही। क्या जीतू की खुफिया विंग की रिपोर्ट पर एक्शन लेगा संगठन? ये भी इंपॉर्टेंट बात है। चलिए मेहमानों की तरफ चलते हैं।
जो मेहमान हमारे साथ हैं अभिनव बरोलिया जी हैं, सीनियर लीडर हैं, प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत करता हूं अभिनव जी आपका। मनोज सैनी है, एग्जीक्यूटिव एडिटर पॉलिटिकल अफेयर्स। मनोज आपका बहुत स्वागत है। राजपाल सिंह सिसोदिया हैं, सीनियर लीडर हैं, प्रवक्ता हैं और कुछ ही देर में जुड़ेंगे। किसी धार्मिक प्रयोजन में व्यस्त होने की वजह से वो अपेक्षित हैं कुछ ही देर में। जैसा बीजेपी की भाषा में कहा जाता है कि आप इस बैठक में अपेक्षित हैं या अपेक्षित नहीं हैं। मनोज, सीक्रेट सिपाही ढूंढे जाएंगे और ज़रूरी भी है, क्योंकि जय चंदों ने हिंदुस्तान का भी बड़ा नुकसान किया और जय चंदों ने ऑफिस में भी बड़ा नुकसान किया है, ऑफिस की प्रोडक्टिविटी पे भी बड़ा असर डाला है। और ये कमबख्त, माफ़ कीजिएगा, ये जयचंद हर जगह हैं। ये घरों में भी हैं, ये घर के बाहर भी हैं, पार्टी में भी हैं, मुल्क के खिलाफ भी काम करते हैं। कैसे देखते हैं आप फिलहाल जीतू पटवारी जी की अगर मैं बात करूं तो? जी देखिए, बड़ी तेजी से व्यक्ति महत्वाकांक्षी हुआ है। महत्वाकांक्षी होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन महत्वाकांक्षी आप किसी संस्थान में जब होते हैं या किसी पार्टी में होते हैं तो वो महत्वाकांक्षा उस संस्थान, उस पार्टी को नुकसान पहुंचाती है। अभी हमने देखा कि बीते वर्षों में कांग्रेस की ऐसा दावा है भारतीय जनता पार्टी का कि करीब करीब 4 लाख लोग छोड़कर कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी में आ गए। तो अब सबको तो जयचंद नहीं कहा जा सकता, किसी की अपनी परेशानी होगी, किसी के अपने वो होंगे। और कांग्रेस के भीतर तो शरद जी ये बहुत शुरुआत से चलता रहा है, एक दूसरे को निपटाने की जो बात कही जाती। यदि यही सब एक हो जाए, जैसे 2018 में सब एक हुए तो कांग्रेस सत्ता में वापसी कर ली। तो जीतू पटवारी जी के सामने भी वही चुनौती है। अजय चौरड़िया एक वहाँ के इंदौर के नेता थे जिन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया और फिर बाद में बहुत सारी चीज़ें उन्होंने लिखी, उन्होंने दस्तावेज भी प्रस्तुत किए कि जीतू पटवारी जी का ये है। ऐसे कई लोग, और सबसे बड़ी चुनौती जीतू भाई के साथ ये है कि इंदौर से ही मिल रही, तो उन्होंने उसी तरह का सीक्रेट प्लान शायद एक तैयार किया, जिस तरह की जानकारी है, जिसमें उनके विश्वास पात्र लोग रहेंगे जो सोशल मीडिया और तमाम सारी चीज़ों पर भी नज़र रखे हुए कौन किसके बारे में क्या लिख रहा है, उसका मंतव्य क्या है, क्या वो वास्तव में पार्टी को नुकसान पहुँचा सकता है। और यदि ये विंग ठीक ढंग से काम कर पाई, पर चुनौती ये है कि आप आखिर किस किस को बाहर करेंगे। आपके पास रिपोर्ट भी आ जाती है, सीक्रेट प्लान आपका सफल भी हो जाता है, तो लड़ाई लड़ने के लिए तो बड़ी पार्टी है आपके सामने, उसके लिए आपके पास एक फौज भी चाहिए। तो मुझे लगता है बहुत चुनौती है, लेकिन अच्छा है सीक्रेट प्लान यदि लागू हो जाता है और काम बन जाता है। लेकिन मनोज, जयचंदों के चरित्र के मैं बारे में कहूँ तो वो पार्टी के भीतर रहकर ही नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। बिल्कुल, पार्टी से बाहर नहीं जाना चाहते हो। जैसे कहते हैं ना हम लोग, डिटेक्टिव की भाषा में कहते थे डबल एजेंट जी। इधर आप खुफिया एजेंसी को जानकारी दे रहे हो, इधर अंडरवर्ल्ड डॉन से भी जुड़े हुए हो और दोनों से बेनिफिशियरी हो आप। तो जो जयचंद है वो असली काम ये करता है, वो बाहर भेजता है, बना रहता है पार्टी के भीतर। अभिनव जी मुस्कुराए, मुझे लगा मेरी बात कुछ जची उनको, क्योंकि विधानसभा भी चल रही थी। मैं विधानसभा में देख रहा था, जैसे नेता कौन है, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार। अब उमंग सिंगार कोई बयान दे दिए कि कोई आंदोलन चल रहा है, तो मुझे नहीं लगता है कि अलग अलग सब अपने अपने सांप लेकर जा रहे हैं, उसको देने की जरूरत है। तो ये चलिए अभिनव बरोलिया जी की। जी सबसे पहले तो शरद जी आपको, मनोज सैनी जी आपको और आपको भी सर, बंसल न्यूज़ के सभी व्यूअर्स को होली की अग्रिम बधाई। और मैं मुस्कुराया इसलिए कि आपने जिस तरीके से बताया कि जयचंद सब जगह होते हैं, चाहे बिल्कुल ऑफिस हो, चाहे संस्थान हो, स्कूल कॉलेज, सब सारी जगह रहते हैं और इनका काम रहता है कि इधर की उधर करना, शिकायतें करना और नुकसान पहुंचाना। बहरहाल कांग्रेस पार्टी लगातार जिस तरीके से संगठन को मजबूत करने के लिए आगे आ रही है, राहुल जी ने जिस तरीके से कोशिश करी है, जीतू पटवारी जी आए हैं, जीतू पटवारी जी के बनने के बाद लगातार जिस तरीके से संगठन मजबूती की तरफ जा रहा है। हमने 2 उपचुनावों में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, आपने देखा होगा जिस तरीके से श्योपुर में कांग्रेस पार्टी ने मजबूती के साथ चुनाव लड़ा और भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को हराया। उसके बाद बुधनी जैसी जगह जहां पर शिवराज सिंह चौहान जी पूर्व मुख्यमंत्री जो हमारे हैं, उनका एक वर्चस्व है, वहां पर भी हमारे वोटों में इजाफा हुआ। तो ये मेहनत थी जीतू पटवारी जी की, और लगातार संगठन में हमारे कई विंग हैं, कई हमारे प्रकोष्ठ हैं और लगातार सब काम करते हैं। आपने देखा होगा अभी रीस्ट्रक्चर जब हमारा हुआ तो सभी के प्रभारी बनाए गए, कई अलग विंग्स थे, मीडिया, सोशल मीडिया हो, चाहे मंडलम सेक्टर के नियुक्तियां हो, तो सब जगह नियुक्तियां हुई हैं और जीतू पटवारी जी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि संगठन को मजबूती प्रदान की जाए। लेकिन जो जयचंद वाली बात आप कर रहे हैं, वो उनका निराकरण हम सालों से देख रहे हैं, वर्षों से देख रहे हैं कि लगातार हर पार्टी में, कोई हमारी पार्टी नहीं, हर पार्टी में ये बात सामने आती है कि नुकसान सबको होता है, हमको ज़्यादा हो रहा है। हमको इसलिए ज़्यादा हो रहा है कि हम शायद काफ़ी समय सत्ता में नहीं रहे और जब आए
तो इन्हीं जयचंदों का, जिस तरीके से बोला गया कि इन्हीं जयचंदों की वजह से हमारी सरकार भी गई, उसके कारण बहुत कुछ होंगे जो अपर लेवल, ऊपर के हमारे जो नेतृत्व हैं वो जानते होंगे, लेकिन यही चीज़ें जो थी वो खराब कर गई। तो हम इस पर लगातार विचार भी कर रहे हैं। और जीतू पटवारी जी, सीक्रेट ऐसा कुछ नहीं है कि सीक्रेट एजेंट या सारी चीज़ें, मुझे हंसी भी इसलिए आई थी, ये एक नियमित प्रक्रिया है कि संगठन को मजबूती देने के लिए हम बिल्कुल आगे काम करते रहें और हमारे कार्यकर्ता कभी भी अपने आप को खोखला में, क्योंकि हमारा कार्यकर्ता ही हमारी शक्ति है। जीतू पटवारी जी भी हमारे कार्यकर्ताओं को मजबूती देना चाहते हैं, राहुल गांधी जी भी हमारे कार्यकर्ताओं को मजबूती देना चाहते हैं, लेकिन जयचंदों की जो बात है उनसे निपटने के लिए भी हर पार्टी काम करती है, तो हमारी पार्टी और जीतू पटवारी जी भी काम कर रहे हैं। बिल्कुल, और जयचंदों से निपटने के फार्मूले भी हैं, ऐसा नहीं, और आपकी पार्टी भी उसी तरफ बढ़ रही है। राजपाल सिंह सिसोदिया जी, बीजेपी के सीनियर लीडर, स्पोक्स पर्सन हमारे साथ जुड़े। राजपाल जी, एक बार कुर्सी पे बैठिए तो छोड़िए मत, उसको पकड़ कर रखिए सर। कुर्सी के भी अपने सिद्धांत हैं, कुर्सी पर एक बार बैठ जाएं तो जम जाइए फिर उस पर। जी, बहुत शुभकामनाएं आपको होली की। क्या कहेंगे इस विषय पर? अब सीक्रेट एजेंट बताएंगे कांग्रेस में कि कौन है जयचंद जी। पहले तो सर जी थोड़ा सा मैं माफी चाहता हूँ। नहीं, नॉट एट ऑल, नॉट आज होली का कार्यक्रम रहता है, थोड़ा सा विलम्ब हो गया। जी जी जी, नहीं, हमें जानकारी थी सर। जी जी, निवेदन ये कर रहा था मैं कि कांग्रेस का अगर इतिहास उठा के देखेंगे हम, तो हम ये पाते हैं कि गंगोत्री तो हमेशा, गंगा जी तो गंगोत्री से ही बहती है। तो सीनियर लीडरशिप का चरित्र अगर देखते हैं हम कांग्रेस के, तो लंबे समय से कांग्रेस के सीनियर लीडरशिप का चरित्र जो है कहीं ना कहीं पार्टी के प्रति समझौते का रहा। और मैं तो राहुल जी पे बहुत गंभीरता से ये आरोप लगा रहा हूं कि सिर्फ समझौते का नहीं रहा, राहुल जी ने विदेश में जाकर हमारे देश की छवि तक को धूमिल करने का काम किया है। तो देश से जो गद्दारी कर सकते हैं, पार्टी से जो गद्दारी करने वाले लोग हैं, तो फिर उन्हें जैसा वो है ऐसा सब नीचे दिखता है। मेरा व्यक्तिगत ऐसा मानना है, कई सारे नीचे के कांग्रेस के हमारा विषय जो है, मेरा आग्रह है कि उस पर रहें हम। आज का विषय राहुल गांधी जी नहीं है। जी जी, विषय यही है कि जो जिस प्रकार से कांग्रेस के गद्दारों की बात हो रही है, तो मैं यही कहना चाह रहा हूं कि गंगा जी गंगोत्री से बहती है। जिस प्रकार से कांग्रेस के नेताओं का चरित्र रहा है, उन्हें नीचे भी कार्यकर्ता इस प्रकार के दिखते हैं। मैं कई सारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से व्यक्तिगत तौर पर परिचित हूँ। वो बूथ पे ईमानदारी से काम करते हैं, झंडा लेकर बैठते हैं, परंतु परिणाम अगर कांग्रेस के पक्ष में आते हैं तो वो कार्यकर्ता इनके लिए ठीक है, और परिणाम जब कांग्रेस के पक्ष में नहीं आते हैं तो उन कार्यकर्ताओं के ऊपर, ये ऊपर के बड़े बैठे नेता लोग गद्दारी का आरोप लगाने का काम करते हैं, जयचंद कहने का काम करते हैं। जरा आत्मावलोकन करें कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेता। जीतू पटवारी जी अगर बात करें तो जीतू पटवारी जी आत्मावलोकन करें कि क्यों नहीं उनको इंदौर में कांग्रेस के अंदर उम्मीदवार नहीं मिला इस बार लोकसभा में चुनाव लड़ने में। यह किसकी नाकामी है? ये क्या भारतीय जनता पार्टी की नाकामी है, या मीडिया की नाकामी है, या किसी और एजेंसी की नाकामी? ये नाकामी कांग्रेस और कांग्रेस के नेतृत्व की है। नेतृत्व को अवलोकन करने की आवश्यकता है। जो जैसा होता है उसे दुनिया ऐसी दिखती है। वास्तविक में अगर देखा जाए तो कांग्रेस के नेतृत्व की एक लंबी इस प्रकार की फहरिस्त है, जिसमें उन्होंने कांग्रेस में अपने स्वार्थों के लिए कांग्रेस के साथ दगा करने का काम किया, अपने स्वार्थों के लिए देश की अस्मिता के साथ दगा करने का काम किया। अगर वो लोग इस प्रकार का करेंगे तो निश्चित तौर पर फिर नीचे की उनकी जो लीडरशिप है, उनका नीचे का कैडर है, या जो भी उनका कार्यकर्ताओं का एक स्ट्रक्चर है, वो भी इसी प्रकार का काम करने का काम करेगा। अब जीतू पटवारी जी जब बाहर करने की बात करें तो इसके पहले सज्जन वर्मा बोले थे, लेकिन जी आपने भी सुना होगा कि 500 लोग उन्होंने चयनित करके एक सूची देने का काम किया था कि ये विधानसभा के चुनाव के गद्दार है, जिनकी वजह से हम चुनाव नहीं जीत पाए। लेकिन राजपाल जी, तो चुनाव नहीं जीतना। राजपाल जी, कौन न मर जाए खुदा इस मासूमियत पर कि लड़ते हैं लेकिन हाथ में तलवार भी नहीं, सत्ता का लॉलीपॉप आप सामने रखते हैं। आप कहते हैं वहाँ क्या रखा है, आओ यहाँ आनंद उठाओ, उस पार्टी में तो कुछ भी नहीं है, डूबता हुआ जहाज है, वहाँ रहोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे, आओ ना इधर। और फिर आप कहते हैं जी जी, हमने तो नारा दिया कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे और उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। जी जी, चलिए जवाब लेता हूँ। बड़ी बात आपने फिर कह दी है, बड़ी बात आपने फिर कह दी। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये देश कभी ऐसे कांग्रेस मुक्त हो नहीं पाएगा। अगर कांग्रेस मुक्त करने का आप सोच रहे हैं राजपाल जी, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप तानाशाही की तरफ जा रहे हैं। ये तानाशाही की तरफ मत जाइए, विपक्ष को रहने दीजिए, विपक्ष की आवाज उठने दीजिए। ऐसी बातें करेंगे तो जनता जो सुन रही है बंसल न्यूज की, वो आपको और नकारना शुरू कर देगी। अभी
जो जिस तरीके से आप तानाशाही कर रहे हैं वो भी जनता को दिख रहा है देश में क्या माहौल है। खैर बहरहाल मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि आप जिस तरीके से गुस्सा हो रहे हैं कि गद्दार और एजेंट के शब्द पे जिस पे डिबेट है उस शब्द से आपको चिढ़ हो रही है, क्योंकि हमारी पार्टी के लोग आपकी पार्टी में आप जैसा कोट करते हैं कि 4 लाख से ज्यादा लोग आए हैं, तो आपको इस बात पे गुस्सा आ रहा है कि नहीं वो गद्दार नहीं है, अपने मतलब से गए। इंदौर का कैंडिडेट जिस तरीके से हमने एक युवा को चुनाव लड़ने के लिए भेजा था, उसको किस तरीके से गाड़ी में बीच में बैठाकर कैलाश विजयवर्गीय ले गए थे, वो देश की जनता, प्रदेश की जनता जानती है। तो ये सब बातें जो हैं ये सिर्फ हम टीवी स्क्रीन पर नहीं, अगर आप जिस तरीके से बोल रहे हैं कि हम कांग्रेस मुक्त कर देंगे, तो ये शब्द तो बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा है। मुझे लग रहा है कि आप ये तानाशाही और लेकिन आप राज्यपाल जी का दिल भी देखिए। आज कांग्रेस से आए हेमंत बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री हैं, मध्य प्रदेश में कई कैबिनेट मंत्री है, दूसरे राज्यों में भी है, आगे और भी मुख्यमंत्री होंगे। 4 लाख लोग आ चुके हैं। ये 4 लाख लोग किनकी संभावनाओं को प्रभावित करेंगे? बीजेपी के खाटी कार्यकर्ताओं को और प्रतिस्पर्धी मिले, फिर भी वो इतने बड़े मन से कह रहे हैं कि ठीक है आइए, जो भी आता है वही दिल में समा जाता है। न जाने कितने दरियाओं का प्यासा है समंदर मेरा। जी देखिए शरद जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि लोगों को ये बढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये खुद मेहनत कर रहे हैं। ये ओरिजिनल कार्यकर्ता है राजपाल सिसोदिया जी। मुझे लगता है कि जैसे मेरे को आज 24-25 साल हो गया एनएसयूआई से हूं, वैसे राजपाल जी भी देख रहे होंगे, और हमने कई लोगों को हमारी पार्टी में आते देखा और जाते देखा। तो ये प्रक्रिया चलती रहती है। मेरा इतना कहना है कि संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए जीतू पटवारी जी काम कर रहे हैं, चिन्हित कर रहे हैं, सारी चीजें देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, तभी हम चुनाव जीत रहे हैं। अभी उपचुनाव में हमारी जीत इसी वजह से हुई कि हमने कैंडिडेट को परखा, सोचा और फिर चुनाव में गए हम, और हमारे कार्यकर्ताओं को भी हमने मजबूती दी। तो ये उतार चढ़ाव तो चलते रहेंगे, सत्ता आती जाती रहेगी। हो सकता है आने वाले 2028 में हमारे हर जिस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं संगठन को लेके, हो सकता है जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में हम एक जबरदस्त सफलता अर्जित करें, बहुमत लाएं। ये आने वाले भविष्य की बातें हैं, लेकिन हम जो स्टडी कर रहे हैं और जिस रूप से हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारा रीस्ट्रक्चर हो रहा है, जो सूचियां हम दे रहे हैं, हम बिल्कुल ऐसे लोगों को कार्यकर्ता ला रहे हैं आगे जो मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो हम उनके साथ काम कर रहे हैं और संगठन को मजबूती का काम जीतू पटवारी जी कर रहे हैं। लेकिन अभी लंबा रास्ता है। शुभकामनाएं आपको हैं अभिनव जी, लेकिन एक आग का दरिया है और तैर के जाना है। मुश्किलें बहुत हैं, बड़ी चुनौतियां हैं। हालांकि आप अपनी कमज़ोर नब्ज़ पर अब हाथ रख रहे हैं। कहीं कैंसर की बात हो जाती है, अच्छी बात है कि अपनी खामियों को अगर व्यक्ति या संगठन सार्वजनिक रूप से स्वीकारता है। मैं कप्तान सिंह सोलंकी जी का वो स्टेटमेंट कभी नहीं भूलता, जो 2002 के आसपास उन्होंने मुझसे बात करते हुए, जब मैं एक नेशनल न्यूज़ एजेंसी में था, उन्होंने कहा लिखिए आप ये बात संगठन महामंत्री के हवाले से, आप ये लिखिए कि मध्य प्रदेश में बीजेपी के कार्यकर्ता को ये भरोसा ही नहीं है कि वो दिग्विजय सिंह के 10 वर्ष के शासन का अंत कर सकता है। मैं ठिठक कर पूछता हूं सोलंकी साहब ये क्या कह रहे हैं आप मुकर गए तो मैं क्या करूंगा? उन्होंने कहा नहीं, ये मैं कार्यकर्ताओं के स्वाभिमान को चोट पहुंचाने के लिए कह रहा हूं शरद जी। ये चोट पहुंचेगी तो वो ताकत से लड़ेंगे। तो कई बार ये उलट बांसियां बहुत चोट कर जाती हैं। मनोज बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं शरद जी, लेकिन आपको याद होगा कि दिग्विजय सिंह जी ने भी जिक्र किया, तो संघ का जिक्र किया था कुछ दिन पहले जब चुनाव का दौर था, और उन्होंने ये कहा था कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता या संघ से जुड़ा व्यक्ति, हमें उस तरह अपने आप को अनुशासित मजबूत रखना होगा। यानी जो विश्वास की बात है कि भरोसा बनाकर रखना होगा। पर भरोसा इसलिए खो जाता है कि लगातार आप सत्ता से बाहर होते हैं, सत्ता के जिसे सत्ता की ज़रूरत है वो उसके नज़दीक पहुंच जाते हैं, और यही चुनौती। अकेली बात यहीं की नहीं है। राजकुमार पटेल का भी आपको याद होगा कि फार्म निरस्त हो जाता, तो कोई छोटे नेता नहीं, बड़े बड़े नेता भी इस तरह की चीज़ों में कई बार, भागीरथ प्रसाद चले गए, उदय प्रताप छोड़कर आ गए, बड़े नेता हैं सभी। तो ऐसे कई बड़ी तादाद में लोग हैं, और यही चुनौती भी है शरद जी। लेकिन अच्छी बात यह है कि कांग्रेस कम से कम उस नब्ज को पकड़ने का प्रयास कर रही है। उसके सामने ढेर सारे चैलेंज है, पर उस चैलेंज को पाने का जीतू पटवारी इस मामले में माहिर है कि कम से कम कोई निर्णय तो ले रहे हैं। यदि वो अपने लोगों को खड़ा कर रहे हैं, एक एजेंसी तैयार कर रहे हैं, जो भी उनके साथ है, तो वो ये तो समझ रहे हैं कि इतने लोग बाहर जाएंगे तो मेरी प्लानिंग क्या, मतलब एक जब सेकंड प्लान आपके पास होता है, बी जिसे कहते हैं BC प्लान लेकर आप चलते हैं, तो मुझे लगता है उसी प्लान पर चल रहे हैं। और यदि ऐसे चलते रहें तो आने वाले 2028 का चुनाव, जैसा श्योपुर का जिक्र अभी अभिनव कर रहे थे, तो स्वाभाविक है कि वहाँ पर बहुत अच्छा काम किया कांग्रेस ने, और उसी प्लान के साथ वो बढ़ रहे हैं कि अपने लोगों को खोज निकालेंगे। तो मुझे लगता है बीजेपी के लिए चुनौती बनेगा, पर बीजेपी भी कहीं दूसरी लाइन पर काम कर ही रही होगी। उसको भी पता है कि इनका सीक्रेट प्लान है, तो अपना प्लान है।
राजपाल जी, आप बहुत ही विद्वान राजनेता हैं और बहुत सारी चीज़ों को समझते हैं, और बीजेपी का राजनेता ज़मीनी सच्चाइयों से, हकीकत से बहुत वाकिफ़ होता है। मुझे 2018 में आपकी पार्टी के कुछ सीनियर लीडर्स जो युवा थे, आप ही के एज ग्रुप के थे, उनकी एक बात नहीं भूलती कि हमें जब सरकार आपकी बन गई थी तब उन्होंने कहा था सरकार हमें नहीं बनानी थी, क्योंकि संघर्ष काल की पीढ़ी बड़ी ताकत से खड़ी होती है। अगर ये 5 साल हमें सड़क पर लड़ने के लिए मिल जाते तो हमारे यहाँ लीडरशिप और अधिक डेवलप होती और पॉजिटिव तरीके से हम अपनी कमज़ोरियों का मूल्यांकन करके आगे बढ़ते। सफलता बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन कई बार ये अपनी खामियों का मूल्यांकन नहीं करने देती है, तो सावधान आपको भी रहना है। हाँ, निश्चित तौर पर मैं आपकी बात से सहमत हूँ। उसी बात को आगे बढ़ाता हूँ कि चुनौतियां ही कार्यकर्ता को मजबूत करती है। हम लोग भी उस दौर के कार्यकर्ता है जब दिग्विजय सिंह जी का लगातार 10 साल का शासन था मध्य प्रदेश में, और विपक्ष के रूप में हम रोज एक नई चुनौती, सुबह दोपहर शाम 3 समय 3 चुनौतियां हमारे सामने रहती थी, और 3-3 आंदोलन 3-3 प्रकार के करते थे हम लोग। तो उभर के आती थी, लीडरशिप निकल के आती थी, गांव-गांव से कार्यकर्ता की फौज तैयार हुई। वो फौज जो उस समय तैयार हुई, उस समय हम कहते थे कि भारतीय जनता युवा मोर्चा भाजपा का प्रवेश द्वार है। आज वो लोग सभी भाजपा में इनके महत्वपूर्ण पदों पे हैं। निश्चित तौर पर मैं आपकी इस बात को सहमत हूं, और इसीलिए आज भारतीय जनता पार्टी अपने कैडर पे ध्यान दे रही है, कार्यकर्ताओं पे ध्यान दे रही है। और भारतीय जनता पार्टी के साथ में एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट अभी जो इन दिनों में देखने में आ रहा है शरद जी, वो आ रहा है हमारा हितग्राही मूलक योजनाओं से जो लाभान्वित लोग हैं, उनका एक बहुत बड़ा कैडर हमारे साथ में खड़ा होने का काम हो रहा है। गांव-गांव के अंदर प्रत्येक मतदान केंद्र के ऊपर 25-25, 50-50 ऐसे युवा है, ऐसे लोग, ऐसी महिलाएं हैं, हमारी मातृशक्ति है, जो कहीं ना कहीं किसी योजना के माध्यम से लाभान्वित होने के बाद भारतीय जनता पार्टी से, देखिए, पार्टी से 2-3 विचारों से जुड़ते हैं, विचार से जुड़ते हैं, नेतृत्व नेता को देख के जुड़ते हैं, या फिर उससे कहीं लाभान्वित होते हैं, उसकी सरकार से तो जुड़ते हैं जी। तो ये तीनों तरीके से हमारे साथ जुड़ रहा है। आज मोदी जी जैसा करिश्माई नेतृत्व है, उसकी वजह से यूथ हमारे साथ जुड़ रहा है, नए एक कार्यकर्ता को कैडर जुड़ रहा है। विचारधारा है हमारी, उस विचारधारा के प्रति हम समर्पित है। जब सरकार में आते हैं तो उन आइडियोलॉजी को हमने छोड़ा नहीं, उनको पूरा कर रहे हैं, तो लोग हमसे जुड़ रहे हैं। और विचारवान लोगों के साथ साथ में एक हितग्राही मूलक योजनाओं के माध्यम से जो लाभार्थी है, वो लाभार्थी की बड़ी श्रृंखला हमारे साथ जुड़ रहा है। मैं समझता हूँ कि ये हमारा स्वर्णिम दौर चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी का वो दौर चल रहा है जिसमें हर तरफ भाजपा भाजपा है। निश्चित तौर पर ऐसे में हमें इस शिखर पर बनाए रखने के लिए, बने रहने के लिए पार्टी नेतृत्व अपना तो काम कर ही रहा है। हमारे जैसे एक एक कार्यकर्ता नीचे तक कार्यकर्ताओं की चिंता करके, ऐसे मतदाताओं की चिंता करके, की वोटर्स की चिंता करके पार्टी का जनाधार बनाए हुए हैं। जी मनोज, आप बीजेपी की बैठकों और अंदरूनी बैठकों की भी जानकारी रखते हैं। क्या बीजेपी में जो राजपाल जी ने बहुत गरिमा से ये स्वीकारा कि चुनौती है, क्या वहाँ भी ये चिंता होती है कि शिखर के बाद क्या है? शिखर के बाद या ढलान होती है या आपको फिर पीछे लौटना होता है? शिखर पर पहुंचना आसान है, वहां निरंतर बने रहना बहुत कठिन है। कांग्रेस ने 40 साल संतुलन साधा, लेकिन फिर ऐसी लुढ़की कि संभालना मुश्किल हो रहा है। तो बीजेपी भी ये चीज़ समझती है निश्चित तौर पर, और मुझे लगता है उसकी अंदरूनी बैठकों में इसकी चर्चा काफ़ी होती होगी। देखिए शरद जी, बहुत बड़ा उदाहरण है। यदि आप संख्या बल ज़्यादा देखेंगे तो कांग्रेस से जाने वाले ज़्यादा लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी से क्यों नहीं जाते हैं? उसके पीछे जो आप कह रहे हैं वो उसी तरह का मैनेजमेंट। अभी हाल ही में एक कार्यक्रम हुआ जिसमें अटल को विरासत के रूप में लाया गया, यानी अटल जी हमारी विरासत है। हम सबको लग रहा था कि अटल जी को लोग भूल रहे हैं, पर अचानक मैं देखता हूँ एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है और उसमें अटल जी से जुड़े हजारों लोग शामिल होते हैं, और सिर्फ इसलिए बुलाया जाता है कि वो उनको याद है, उनको याद है, मतलब उनकी पीढ़ियों को याद होगा। तो मुझे नहीं लगता बीजेपी इस पर भी काम कर रही होगी। ये बात सच है कि शिखर पर पहुंचने के बाद कई बार ये चुनौतियां बहुत बड़ी हो जाती, पर बीजेपी के भीतर भी ये चिंता का विषय तो है। बहुत शुक्रिया राजपाल सिंह सिसोदिया जी कि आप इस डिबेट का हिस्सा हुए, बहुत धन्यवाद करूंगा आपका। बहुत शुक्रिया अभिनव जी, बहुत धन्यवाद मनोज जी आपका कि आप भी इस बातचीत का हिस्सा बने। ये सही है कि ये समय स्वर्णकाल है बीजेपी का, और उसके पास विक्रमादित्य की तरह सेनापति और कमांडर इन चीफ हैं नरेंद्र मोदी जी, और उधर एक समर्पित कार्यकर्ता है। लेकिन रस्सी खिंच भी रही है। कांग्रेस में रस्सी इतनी खिंच गई कि वो टुकड़ों टुकड़ों में बट गई। बीजेपी में शायद अभी वो रस्सी खिंचना शुरू हुई है। समझदार वही है जो रस्सी खिंचने के पहले रस्सी को संभाल ले और ढील दे दे। और ढील देने का मतलब आप समझते हैं कि बहुत कुछ है। यहाँ राजपाल जी के लिए भी वो होना चाहिए जिसका इंतज़ार वो 25 साल से कर रहे हैं, 30 साल से कर रहे हैं, क्योंकि खुद मोहन जी ने, डॉक्टर मोहन यादव जी ने
अभी बंसल न्यूज़ के एक कार्यक्रम में कहा कि 42 साल उनको राजनीति में हो गए। 42 साल की राजनीति में हर कार्यकर्ता ये स्वप्न लेकर आता है, जो खासतौर से पब्लिक लाइफ में काम करता है, कि वो पार्षद बने, विधायक बने, मंत्री बने, सांसद बने, मुख्यमंत्री बने। लेकिन कितने सपने हैं जो अधूरे हो जाते हैं, और अधूरे सपने वाले ये कार्यकर्ता क्या टूटे मन से काम करते हैं या पूरे मन से काम करते हैं? ये सवाल बीजेपी को भी जरूर पूछना चाहिए।